देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया है। चैप्टर 11 एक आखिरी चैप्टर बचा है माइक्रो का। ठीक है, चैप्टर का नाम बहुत गंदा सा है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। बहुत बड़ा नाम है बट चैप्टर छोटा सा है। इस चैप्टर में 3 ग्राफ हैं, बहुत टेक्निकल ग्राफ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं। ठीक है, वो 3 ग्राफ हमें बस हम लोग को समझने रहते हैं इस चैप्टर में। तो देखो चैप्टर किस बारे में बात करता है। परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग ये पढ़ के आए हैं कि फर्म जो होता है वो प्राइस टेकर होता है। ठीक है, फर्म क्या होता है? प्राइस टेकर होता है। इंडस्ट्री डिसाइड करती है प्राइस और उस प्राइस पे फर्म को प्रोडक्ट बेचना है और बायर उसी प्रोडक्ट पे खरीदेगा। जब आप इंडस्ट्री बोलते हो तो इंडस्ट्री मतलब ढेर सारे बायर और ढेर सारे सेलर्स हो जाते हैं। और जब आप फर्म बोलते हो तो याद रखना फर्म इंडस्ट्री का पार्ट होता है। एक इंडस्ट्री में बहुत से फर्म होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री का जो इक्विलिब्रियम होता है वो कब आता है? वह क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर होता है, वो इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम आता है। और फर्म का इक्विलिब्रियम कब आता है? where MR is equal to MC and MC must be rising। ये इक्विलिब्रियम है दो, एक इंडस्ट्री का और एक फर्म का, दोनों का डिफरेंस याद रखना। ठीक है, तो हमने क्या बोला? परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि इंडस्ट्री प्राइस को डिटरमाइन करती है, जो हम लोग ऑलरेडी मार्केट मैकेनिज्म में पढ़ के आए हैं कि ये डिमांड होता है इंडस्ट्री का, मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई। ठीक है, इंडस्ट्री में मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई, जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड सेम हो जाता है वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, और जो प्राइस होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। यही प्राइस आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है किसको? सेलर को। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन अगर याद हो तो हमने तुम लोग को बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व ऐसे होता है। तो यही प्राइस पे अब वो सेलर जितना चाहे उतना बेच सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे सेलर और बायर दोनों ही बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होते हैं तो ये इस प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। नो सिंगल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस और नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस। तो ऐसे इंडस्ट्री प्राइस को डिटरमाइन करती है और वही प्राइस फॉरवर्ड हो जाता है और फिर प्रोडक्ट उसी प्राइस पे बिकता है। ठीक है ना? तो अब देखो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। याद रखना जब आप शॉर्ट रन या लॉन्ग रन बोलते हो तो ये प्रोडक्शन कंडीशन पे बेस्ड होता है, ये कोई कैलेंडर पे बेस्ड नहीं होता है। हम फिर से बता रहे हैं, पहले भी बताया है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन जो पीरियड होता है ये प्रोडक्शन फंक्शन पे बेस्ड प्रोडक्शन कंडीशंस पे बेस्ड होता है, ये कोई कैलेंडर पे बेस्ड नहीं होता है। जिन कंडीशंस में आप अपने सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो वो लॉन्ग रन हो जाते हैं, और जिन कंडीशन में आप अपने सारे फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ फिक्स रहते हो कुछ चेंज हो सकते हैं, वो कंडीशन शॉर्ट रन कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई मंथ वाला पार्ट नहीं होता है कि इतने महीने तक शॉर्ट रन इतने महीने लॉन्ग रन, नहीं, कंडीशंस की बात हो रही है। जिन कंडीशंस में सारे फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं दैट इज लॉन्ग रन, एंड जिन कंडीशन में थोड़े फैक्टर चेंज हो सकते हैं और थोड़े फिक्स रहते हैं दैट इज कॉल्ड शॉर्ट रन। तो अब हम आते हैं कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करें। ठीक है, तो एक प्रोड्यूसर है, अगर याद हो शॉर्ट रन तो एक फीचर हम लोग ने पढ़ा था। वो फीचर क्या पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन में एक फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है। ये फीचर लॉन्ग रन में एग्जिस्ट करता है, शॉर्ट रन में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये फीचर लॉन्ग रन में एग्जिस्ट करता है, शॉर्ट रन में एग्जिस्ट नहीं करता है। समझना बात। तो लॉन्ग रन में फर्म विल ऑलवेज अर्न नॉर्मल प्रॉफिट।
फर्म हमेशा क्या अर्न करेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि फर्म का जो इक्विलिब्रियम आएगा वो हमेशा किस पॉइंट पे आएगा, वेयर AR इज इक्वल टू AC रहेगा। हम लोग को पता है नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जहां पे AR AC बराबर होता है, तो उसका जो इक्विलिब्रियम आएगा हमेशा ऐसे पॉइंट पे आएगा जहां पे AR AC भी बराबर रहेगा। ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम से डिसाइड होता है कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ये हम लोग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए हैं कि MRMC अप्रोच हम लोग ने यूज करके ये पता कर लिया कि प्रोड्यूसर कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जहां पे उसको इक्विलिब्रियम होगा। अब होता क्या है कि प्रोड्यूसर हमेशा उसी पॉइंट पे प्रोड्यूस करेगा जहां पे उसको इक्विलिब्रियम होगा, और वो पॉइंट क्या है, MR इज इक्वल टू MC। किसी भी प्रोड्यूसर का अगर आपको ये पता करना है, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपको ये पता करना है कि प्रोड्यूसर कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, तो उसके लिए आप देख लो MR इज इक्वल टू MC कहां पे, जिस पॉइंट पे MR इज इक्वल टू MC प्रोड्यूसर वही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो लॉन्ग रन पे जब प्रोड्यूसर MR इज इक्वल टू MC पे प्रोड्यूस करेगा, जाहिर सी बात है लॉन्ग रन MR और लॉन्ग रन MC की बात होती है, तो वो हमेशा किस पॉइंट पे आएगा, वो हमेशा AR इज इक्वल टू AC पे ही रहेगा, मतलब उसको हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। बट शॉर्ट रन पे क्या है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस तो वही करेगा जहां MR इज इक्वल टू क्या कहते हैं MC होगा। शॉर्ट रन है तो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट होगा, लॉन्ग रन है तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होगा। मार्जिनल रेवेन्यू तो सेम ही रहेगा भाई, मार्जिनल रेवेन्यू का लॉन्ग रन या शॉर्ट रन से कोई लेना देना नहीं होता, याद रखना। रेवेन्यू का लॉन्ग रन या शॉर्ट रन से लेना देना नहीं होता है, क्योंकि आप लॉन्ग रन बोल रहे हो तो आप बोल सकते हो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू LMC, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। यहां पे आप क्या बोल सकते हो, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू SMC, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। तो रेवेन्यू का लॉन्ग या शॉर्ट से लेना देना नहीं होता है, कॉस्ट का होता है, क्योंकि लॉन्ग रन शॉर्ट रन हम लोग ने डिस्कस किया। अगर लॉन्ग रन और शॉर्ट रन जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, तो हमने बताया ना कि कंडीशन जिसमें इनपुट डिवाइड हो रहा है, इनपुट के बेसिस पे, ठीक है। तो लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगा, मतलब वो हमेशा ऐसे लेवल पे ऑपरेट करेगा जहां पे AR AC के बराबर होगा, या LAC कह लो, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन होगी। बट शॉर्ट रन में जब उसका इक्विलिब्रियम आएगा तो वहां पे 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्रोड्यूसर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, फर्म सुपर प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, और लॉस भी इनकर कर सकता है। ठीक है, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहां ये पॉसिबिलिटी नहीं है, यहां तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इन्हीं तीनों को ग्राफ पे दिखाना होता है। इसका कोई ग्राफ नहीं होता, याद रखना, इन्हीं तीनों को ग्राफ पे दिखाना होता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, उसका एक सोल रीजन है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। यहां पे वो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट नहीं होता है, बट यहां पे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है। तो हम एक बेसिक आइडिया दे दें कि कैसे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट आपको हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट पे रोक देता है, फिर उसके बाद आप ये चीज जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। समझो जरा कि जब आप बोल रहे हो नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब है, AR AC के बराबर है। जब आप बोल रहे हो सुपर प्रॉफिट, तो इसका क्या मतलब है, AR AC के बराबर है। और जब आप बोल रहे हो लॉस, तो इसका क्या मतलब है, AR AC से कम है। सिंपल यही है। एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट बराबर है तो नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है तो सुपर प्रॉफिट, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम है तो लॉस। ठीक है, तो क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो अब समझो क्यों लॉन्ग रन में वो हमेशा इस पे टिकेगा, इस पे नहीं टिक सकता है, उसका रीजन समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया लॉन्ग रन, और लॉन्ग रन में हो रहा था लॉस, मतलब AR जो है AC से कम है, लॉस हो रहा था। अब क्योंकि यहां पे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, तो जब लॉस होगा तो क्या होएगा, एग्जिस्टिंग फर्म्स विल लीव द इंडस्ट्री। जो एग्जिस्टिंग फर्म है इंडस्ट्री को लीव करेंगे, इंडस्ट्री को लीव करेंगे। देखो एक फर्म से कुछ नहीं होता है, लेकिन कई फर्म लीव करेंगी। इंडस्ट्री पे क्या होएगा, जब नंबर ऑफ सेलर फॉल करेंगे, तो इससे जब एग्जिस्टिंग फर्म लीव करेंगे मतलब नंबर ऑफ सेलर कम होंगे, तो इससे क्या होगा, मार्केट सप्लाई कम होएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, मार्केट सप्लाई जो है वो फॉल करेगी।
और मार्केट सप्लाई फॉल करने का क्या मतलब है, हम कह सकते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा इन सप्लाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा इन सप्लाई, समझे बात। तो मार्केट सप्लाई फॉल करेगी जिससे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा इन सप्लाई कर्व, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, क्योंकि अदर फैक्टर्स अगर सप्लाई चेंज होती तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। और मार्केट मैकेनिज्म से अगर आप इसको रिलेट करो कि जब आपका सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो इससे क्या फर्क होएगा कि अभी तक जो आपकी इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में चल रही थी QD इज इक्वल टू QS, इसके बाद इस लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने की वजह से वो सिचुएशन किधर आ जाएगी, QD इज मोर देन QS। तो क्योंकि QD हमारा QS से ज्यादा है तो यहां पे शॉर्टेज वाली सिचुएशन आएगी और शॉर्टेज वाली सिचुएशन की वजह से प्राइस हमारा राइज करेगा। और सबको पता है प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम होता है, प्राइस राइज करने की वजह से क्या होएगा कि हमारा एवरेज रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है, हमारा एवरेज रेवेन्यू बढ़ेगा। और जब हमारा एवरेज रेवेन्यू बढ़ेगा तो हम किस सिचुएशन में आ जाएंगे, इस सिचुएशन में आ जाएंगे जहां पे AR और AC क्या हो जाए, बराबर हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं समझ में आ रही बात? हाँ भाई, मायरा भी क्लियर है? जैनब ये चीज समझ गए ना कि भैया प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ने से क्या होएगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम होता है, इसका मतलब हमारा एवरेज रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है, हमारा एवरेज रेवेन्यू बढ़ेगा। एवरेज रेवेन्यू बढ़ते बढ़ते AC के बराबर आया और जैसे ही एवरेज रेवेन्यू AC के बराबर आया मतलब क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो ये जो एक्सोडस था ना सेलर्स के भागने का, ये खत्म हो जाएगा। जैसे ये खत्म होगा सप्लाई रुक जाएगा, तो इसीलिए लॉस होएगा ही नहीं, लॉस होगा वो कैसे नॉर्मल प्रॉफिट पे वापस से पहुंचा देगा। कैसे आया, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, तो यहां पे लोगों ने एग्जिट लेना स्टार्ट कर दिया। सेम वे हमने कहा कि सुपर प्रॉफिट हो गया, सुपर प्रॉफिट होने का मतलब है कि हमारा AR जो है AC से ज्यादा है। अब जब सुपर प्रॉफिट हो रहा है तो ये नए सेलर्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इससे क्या होगा, न्यू सेलर्स विल एंटर द मार्केट, नए सेलर्स एंटर करेंगे, इससे क्या है, मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, मार्केट सप्लाई बढ़ेगी और जो सप्लाई कर्व होगा, सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। और हम लोग मार्केट मैकेनिज्म में पढ़ के आए हैं कि सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो जो इक्वेशन पहले QD इज इक्वल टू QS थी वो क्या हो जाएगी, QD इज लेस देन QS, मतलब सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई बढ़ने से क्या आएगा, सरप्लस वाली सिचुएशन आएगी, सरप्लस वाली सिचुएशन में प्राइस क्या करेगा, फॉल करेगा। प्राइस फॉल करने का मतलब एवरेज रेवेन्यू फॉल करेगा और एवरेज रेवेन्यू फॉल करते 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 फाइनली AC के बराबर आ जाएगा। और जैसे ही सुपर प्रॉफिट वाइप आउट हो गया तो लोगों का आना भी बंद हो जाएगा, मामला यहीं रुक जाएगा। तो क्योंकि लॉन्ग रन में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है तो उस फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट की वजह से फर्म को हमेशा क्या होएगा, नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। अब यहीं पे आता है हमारा शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट नहीं है, मतलब अगर नॉर्मल प्रॉफिट है तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट ही बना रहेगा, अगर सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट बना रहेगा, अगर लॉस है तो लॉस बना रहेगा। क्यों, क्योंकि लॉस में लोग छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट शॉर्ट रन में नहीं होता है, सुपर प्रॉफिट में नए लोग आ नहीं सकते क्योंकि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट नहीं होता है, और नॉर्मल प्रॉफिट तो फिर कोई आना ना जाना चाहता है, भाई तो स्टेबल होता है, ना कोई आना चाहेगा ना कोई जाना चाहेगा, रुक जा जैसा चल रहा है। अब इसी चीज को आपको बस ग्राफ के थ्रू दिखाना है, जिसके लिए हम लोग बनाते हैं टोटल 3 ग्राफ, एक इसका एक इसका एक इसका, ठीक है। तो पहले करते हैं हम लोग शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट शो करते हैं। तो शॉर्ट रन में आपको
नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है ग्राफ पे कि कैसे कि शॉर्ट टर्म में अगर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो नॉर्मल प्रॉफिट ही होता रहेगा। देखो जरा, क्वांटिटी। सबसे पहले बात समझिए, आपने क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आपको ये देखना है, सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ता है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो कि क्या है, एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो आपने यहां पे पी मार्क किया, ठीक है, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, ये हो गया ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन है, रेवेन्यू कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। और फिर आप बनाओगे एमसी, तो एमसी पूरा ना बना के बस इतना पार्ट बना दो। देखो हम लोग ने नॉर्मली क्या पढ़ा है, एमसी ऐसे पढ़ा है, बात समझिए, हम लोग ऐसे पढ़ा है, बट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हम लोग ने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होता है, जहां पे एमसी राइज करता है। तो ये पूरा पार्ट दिखाने से क्या फायदा है, इसलिए पूरा पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इस पार्ट इसको हटा देते हैं, गंदगी है, बस समझाने के लिए था। तो इसलिए हम सिर्फ इतना सा पार्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे एम आर और एमसी इक्विलिब्रियम है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब इसको क्यू मार्क कर लो कि प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस OQ लेवल ऑफ आउटपुट इन ऑर्डर टू अटेन इक्विलिब्रियम। तो पहली चीज आपने AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू P बनाया क्योंकि आपको MR कर्व चाहिए, और फिर आपने MC बनाया क्योंकि आपको MR इज इक्वल टू MC से आपको यह पता चल जाना है कि इक्विलिब्रियम कहां पे आना है, क्योंकि जहां पे इक्विलिब्रियम आना है प्रोड्यूसर वहीं पे प्रोड्यूस करेगा, तो प्रोड्यूसर OQ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अब आपको ग्राफ में यह शो करना है कि OQ पे नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, आपको ग्राफ में क्या शो करना है, OQ पे नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो जब आप ग्राफ बना रहे हो तो ग्राफ का बेसिक एक्सप्लेनेशन तो आपको पता ही है, एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हो, क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हो, प्राइस शो कर रहे हो। ये क्या है तुम्हारा, AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जो कि क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। MC तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है विच इज यू शेप। अब क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट शो करना है, नॉर्मल प्रॉफिट इज द सिचुएशन वेयर AR इज इक्वल टू AC। तो इस पॉइंट, ये जो लाइन दिख रही ना, इसी लाइन पे आपको ये दिखाना है AR इज इक्वल टू AC। तो इस पॉइंट पे AR इज इक्वल टू AC अगर आप दिखा रहे हो तो यही पॉइंट होगा, क्योंकि AR इज इक्वल टू AC का मतलब ये है कि AR AC को इंटरसेक्ट करे और इसी लाइन पे करे, विच मीन ये तीन चीजें AR AC और ये डॉटेड लाइन, क्योंकि डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, Q को, ये तीनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे हम बता सकते हैं कि OQ लेवल पे देखो दोनों सेम है, OQ लेवल पे दोनों सेम है। तो अब देखो AR ऐसे जाता है, AC भी U शेप होता है, हमें पता है AC भी U शेप होता है। तो अब देखो AC अगर U शेप है तो AC को हमें ऐसे बनाना है कि AC AR को Q पे ही इंटरसेक्ट करे, विच मीन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लौता ही ऐसा पॉइंट है ये। तो देखो आप यहां पे कैसे शो करोगे, कोई डिफरेंट कलर चूज कर लें जरा, चल भाई। तो आपने बनाया AC ऐसे, ये आपने AC बनाया कि देखो प्रोड्यूसर OQ लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है और इस पॉइंट पे AR AC बराबर है। अब हमने जब AC बनाया तो एक चीज का ध्यान रखा है, अगर याद करो कि हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है इसका, MC और AC का। उस रिलेशन में हमने क्या पढ़ा है कि अगर AC ये है तो MC हमेशा उसको बिलो से कट करता है, ऐसे आपने रिलेशन पढ़ा है कि अगर ये AC है तो MC ऑलवेज कट AC फ्रॉम बिलो एट इट्स मिनिमम। तो इस चीज का भी आपको ग्राफ पे ध्यान देना है कि जिस पॉइंट पे AC और MC इंटरसेक्ट करेंगे वहां AC मिनिमम होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया, ग्राफ को ऐसे बनाया है कि भैया MC भी उसी लाइन पे मीट कर रहा है, तो जहां पे MC AC इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे AC मिनिमम होना चाहिए। तो हमने यहां से ऐसे और ऐसे बना दिया,
तो हम ये कह सकते हैं कि देखो ये आते आते यहां मिनिमम इसी पॉइंट पे एमसी को मीट कर रहा है, ये मिनिमम है। तो ये हमारा हो गया ग्राफ। तो पहले आपने क्या बनाया, ARMR कर्व बनाया, फिर MC बनाया, जहां दोनों मीट कर रहे हैं OQ बना दिया। अब इसी OQ पे आपको दिखाना AR और AC बराबर हैं, तो इसी OQ पे अगर AR AC को दिखाना है तो इसी पॉइंट पे ही दिखा सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के कहीं भी इधर उधर दिखा लो। समझो जरा, जैसे अगर हम इस पॉइंट पे ना दिखा के तुम कहो कि सर कुछ और ऑप्शन भी तो हो सकता है, तो हमने कहा चलो अगर और ऑप्शन को हम देख लेते हैं। ये हमने कहा MC हो गया, ये हमारा Q हो गया, ठीक है, ये E हो गया। अब AR AC एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहां पे कर सकता है? मान लो हमने कहा भाई यहां इंटरसेक्ट कर रहा है या यहां इंटरसेक्ट कर रहा है ना, बट क्या ये OQ पे है? नहीं है। तो इसलिए हमारा ग्राफ जो बना उसी पॉइंट पे आपने इसी को इंटरसेक्ट करा दिया। ठीक, अब इसी में आते हैं हम लोग शॉर्ट रन में सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट क्या होता है? वे AR इज मोर देन AC। तो देखो उधर अब आप ग्राफ बना रहे हो, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस प्राइस, क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहले आप क्या बनाओगे? डिफरेंट कलर ले लेते हैं। सबसे पहले आपने बनाया ये AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू P, यानी कि P हो गया प्राइस। फिर आपने बना दिया एक MC, जहां पे MC और MR सेम है वहां Q, यानी कि OQ इज इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड OP इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड E इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। हर चीज आपको बतानी है भाई, E इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आपको AR कर्व बनाना है और इस चीज सॉरी AR कर्व कह रहे हैं, अब आपको AC कर्व बनाना है और इस चीज को इंश्योर करना है कि AC कर्व AR से कम रहे, मतलब रहे तो इसी लाइन पे रहे। इस लाइन पे जो डॉटेड लाइन चल रही ना, AR अगर यहां है तो AC यहां होना चाहिए, ये गैप होगा। इसी गैप को हम बोल सकते हैं कि AR इज मोर देन AC, इसी गैप पे। तो सिंपल सा है, आपने AR को बनाना है, ठीक है आप बनाओ AR। ये आपने पॉइंट ऐसे बनाया, तो सॉरी AR कह रहे हैं, आपको AC बनाना है, आपने ये पॉइंट लिया और इस पॉइंट से ऐसे बनाया AC। हमने इस पॉइंट से क्यों लिया? क्योंकि MC पे AC को मिनिमम भी दिखाना है, तो ऐसे। तो अगर आप ध्यान दो, अब क्या हो रहा है, यहां पे है आपका ये पॉइंट है AR और यहां पे है AC। तो ये गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? AR ऊपर है, AC नीचे है। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? हाँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसका असली एक्सप्लेनेशन देखो, सबसे मजेदार एक्सप्लेनेशन समझो। ये हो गया। अब देखिए आप क्या करोगे, ये P और E है, AC किस पॉइंट पे है? AC का पॉइंट देख लेते हैं। AC इस पॉइंट पे है, इसको B ले लो और यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, इसको A ले लो और ये पूरा शेडेड रीजन ऐसे मार्क कर लो। तो ये जो शेडेड रीजन आया आपका, इसको हटा दे जरा। ये जो शेडेड रीजन आया है, शेडेड रीजन क्या आया है? PABE, PABE, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सुपर प्रॉफिट को। ये जो एरिया है, AR फॉर एरिया है, ये एरिया PABE प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो कैसे, अगर आपको टोटल रेवेन्यू निकालना हो,
तो कैसे निकालोगे? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस क्या है? ओपी। क्वांटिटी क्या है? ओक्यू। तो ओपी इंटू ओक्यू। अब समझो, जब आप ओपी इंटू ओक्यू करते हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ये पूरा एक रेक्टेंगल का एरिया कवर अप हो गया, जो क्या है? ओ पी ई क्यू। ये समझ में आया तुम लोगों को? हाँ भाई, नहीं समझे तो फिर समझाएं। समझो जरा, जब आपने ओपी और ओक्यू को मल्टीप्लाई किया तो एक रेक्टेंगल है ओ पी ई क्यू, तो इसमें आपने ओपी यानी कि लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा एरिया कवर अप हो गया। ये पूरा एरिया कवर अप हो गया, तो ये पूरा एरिया आपका जो है टोटल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आपने ओपी इंटू ओक्यू किया तो आपका आ गया एरिया ओ पी ई क्यू। ये है टोटल रेवेन्यू। ये पॉइंट समझ में आया? अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? OQ, ये जो क्वांटिटी है ना, और इनटू एवरेज कॉस्ट। भाई टोटल कॉस्ट यही तो है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू आउटपुट इनटू एवरेज कॉस्ट। तो यहां पे एवरेज कॉस्ट अगर आप देखो तो एवरेज कॉस्ट क्या है? यहां पे अगर आप एवरेज कॉस्ट की बात करो तो एवरेज कॉस्ट क्या है? ये QB, यही है ना QB। तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग OQ इंटू QB। अब फिर से ध्यान दो कि जब आपने OQ इंटू QB किया तो कौन सा रेक्टेंगल बन गया? OQBA। तो ये पूरा एरिया कवर अप हो गया। तो यहां पे लिख लें हम लोग कि जब हमने टोटल कॉस्ट निकाली तो हमारा आ गया एरिया OQBA। ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट शेड। ये टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड किया? इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? हाँ भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है। अभी प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है TR माइनस TC, यानी कि एरिया OPEQ माइनस एरिया OQBA। तो TR देखो जरा कौन वाला था? TR था आपका एरिया OPEQ। ये कॉस्ट कौन वाला था? कॉस्ट था OABQ। ये तो पिंक वाले बड़े वाले रेक्टेंगल से, कि इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से जब आप छोटा वाला रेक्टेंगल माइनस करोगे, समझो जरा, इस बड़े में से आपने छोटा वाला माइनस कर दिया तो यही तो बचेगा। तो यहां पे आपका सिर्फ यही शेडेड रीजन वाला ही तो बचेगा। तो आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया PABE। ये वर्किंग समझना है, वर्किंग कैसे किया है इसको मालूम क्या? इसको दोबारा से प्रैक्टिस करोगे तो ये हो गया इन केस ऑफ प्रॉफिट वाला। लास्ट पार्ट पे आते हैं कि शॉर्ट रन में अगर लॉस हो जाए, यानी कि AR इज लेस देन AC हो जाए, तो देखो जरा XOY प्राइस क्वांटिटी, हम लोग को पता ही है कि सबसे पहले हम लोग क्या शो करेंगे? AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू P। ये आपका P हो गया, और फिर हमने बनाया MC, ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया,
E और यहां से आपको इक्विलिब्रियम आउटपुट मिल गया Q, मतलब प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस OQ लेवल ऑफ आउटपुट। अब इस पे आपका AR कम है, AC ज्यादा है, मतलब इस लाइन पे अगर AR यहां है तो AC इस बार ऊपर होना चाहिए, AC इस बार ऊपर होना चाहिए, मतलब AC इसका यहां कहीं होना चाहिए। तो आप देखो AC को बनाओगे तो AC को तो MC से बनाना ही होता है, ये आपने बना दिया AC। तो अब देखो आप अपनी डॉटेड लाइन को अगर बढ़ाओगे तो यहां पे ये तो E था ही, ये आपने ले लिया B और यहां से लाइन खींच ली, ये हो गई A। ये समझ में आया। और इस केस में क्योंकि लॉस हो रहा है और हम लोग पढ़ के आए हैं कि लॉस में प्रोड्यूसर प्रोडक्शन तभी करता है जब उसका जो AR होता है वो मोर देन इक्वल टू ABC होता है, ठीक है, मोर देन इक्वल टू ABC होता है तभी वो प्रोडक्शन करता है। तो इस केस में हम लोग जो है एक और ग्राफ बनाते हैं ABC और उसको कहीं नीचे की तरफ ऐसे बना दो, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भैया देखो इस लेवल पे ABC AR के नीचे है। तो ABC सिर्फ ये बताना है क्योंकि हमारा AR ABC से ज्यादा है इसीलिए प्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन करने की मिनिमम कंडीशन है। तो ये मिनिमम कंडीशन दिखा दी कि लॉस में फिर क्यों प्रोडक्शन कर रहा है, जस्ट बिकॉज उसका ABC जो है AR से नीचे है, ठीक है। अब यहां पे वही एक्सप्लेनेशन फिर से करना है, तो एक बार पहले ग्राफ देख लो, बताओ ग्राफ में कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम फिर से एक्सप्लेन करने, वरना फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन समझाएं कि वो लॉस का शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है ये कैसे आएगा। किसी को दिक्कत है इसमें? अगर याद हो जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो हमने कहा था एक मिनिमम कंडीशन होती है, मिनिमम कंडीशन टू कंटिन्यू प्रोडक्शन, और वो मिनिमम कंडीशन क्या है कि AR आपका ABC के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। बात समझो, AR हमारा AR हमारा AC से तो कम है, मतलब हमको लॉस तो हो रहा है लेकिन हम अपना वेरिएबल कॉस्ट तो कवर अप कर ही ले रहे हैं, ठीक है, हम इतनी रेवेन्यू तो कर ही ले रहे हैं कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम जो लॉस होता है, मैक्सिमम लॉस जो होता है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। मैक्सिमम लॉस किसके बराबर होता है? फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। तो अब देखो जरा, आपका AFC प्लस ABC इज इक्वल टू AC बनता है, यहां पे AR है। अगर वो प्रोडक्शन बंद कर दे तो AFC अगर 10 है तो 10 ही रहेगा, AFC तो नहीं चेंज होगा, ABC जरूर 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से AC 10 रहेगा और रेवेन्यू 0 हो जाएगा। तो यहां पे उसको लॉस कितने का हो रहा है? 10 का हो रहा है, ठीक है। अगर वो काम बंद कर दे तो उसको लॉस कितने का हो रहा है? 10 का हो रहा है। अब मान लो वो काम कर रहा है और ये उसकी जो है AC आ गई 25, लेकिन जो उसका रेवेन्यू आ रहा है उसका रेवेन्यू आया सिर्फ 12 रुपए का, तो यानी कि उसको लॉस कितने का हो रहा है? 13 रुपए का हो रहा है। तो वो कहेगा यार काम बंद करने पे लॉस 10 का हो रहा था, काम बंद करने पे लॉस 10 का हो रहा है, काम करने पे लॉस 13 का हो रहा है, तो भैया काम बंद ही कर दो। तो वो प्रोडक्शन रोक देगा क्योंकि उसको लॉस ज्यादा हो रहा है। तो ये उसका मैक्सिमम लॉस होता है, फिक्स कॉस्ट। इससे ज्यादा का अगर उसको लॉस होगा ना काम करने पे तो काम बंद कर देगा, और इससे ज्यादा का लॉस कभी होगा? जब AR जो है ABC से भी कम हो जाए। देखो यहां पे AR जो है AC से तो कम है ही, ABC से भी कम है, इसीलिए अगर आप देखो तो उसको लॉस जो है फिक्स कॉस्ट से ज्यादा का हो रहा है। तो इस केस में जो लॉस होता है वो मोर देन फिक्स कॉस्ट हो जाता है, तो प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन बंद कर देगा। लेकिन अगर इसी में हम मान लेते कि 15 रुपए और 10 रुपए ऐड करके 25 रुपए का उसका एवरेज कॉस्ट है, कि 10 रुपए का उसका AFC है, ABC 15 रुपए का है, एवरेज कॉस्ट 25 रुपए का है, और उसका AR 15 हो जाता, तो इस केस में उसका लॉस कितने का हो रहा है? 10। तो काम करने पे भी लॉस 10 का हो रहा है, काम बंद करने पे भी लॉस 10 का हो रहा है, तो यार करो या ना करो, क्या करना कर लो। तो क्योंकि यहां पे लॉस, और ये सिचुएशन कब आई? जब AR किसके बराबर हो गया? AR बराबर हो गया ABC के। तो एटलीस्ट इतना AR आपका होना चाहिए,
तभी आप प्रोडक्शन करोगे। तो AR अगर ABC से कम होगा तो प्रोडक्शन बंद कर देगा। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि भैया जब हम ये सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये सिचुएशन ऐसी है कि उसको लॉस जरूर हो रहा है, लेकिन उसका AR या तो ABC के बराबर है या ABC से ज्यादा है। जैसे एक और सिचुएशन अगर हम ले लें 10 15 इज इक्वल टू 25 और हमने ले लिया AR उसका क्या कहते हैं 18, तो अभी भी लॉस हो रहा है लेकिन 7 रुपए का लॉस हो रहा है। तो भले ही उसको लॉस हो रहा है लेकिन वो काम नहीं बंद करेगा, क्योंकि काम बंद करने पे उसका 10 रुपए का लॉस होगा। तो लॉस होते हुए भी वो काम कर रहा है। और अगर आप देखो तो AR आपका ABC से ज्यादा है। तो AR अगर ABC के बराबर है या AR अगर आपका ABC से ज्यादा है तो इन दोनों ही केस में प्रोड्यूसर लॉस होते हुए भी प्रोडक्शन करेगा। ये सिचुएशन शटडाउन कहलाती है, क्योंकि इसके अगर नीचे गया तो बंद करना पड़ जाएगा, इसलिए इसको शटडाउन कहते हैं कि इसके नीचे गया तो बंद करना पड़ेगा। शटडाउन का ये मतलब नहीं कि यहां पे प्रोडक्शन नहीं बंद करेगा, इसके नीचे बंद करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पे हमने वो बोला कि वो एक कंडीशन हम लोगों ने एक्सप्लेन करी है। ये चीज समझ में आई कंडीशन। इसको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाले में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। खैर चलो कोई बात नहीं। तो वापस से आ जाते हैं। हमारा लॉस जो है, लॉस क्या कहते हैं, यहाँ पे कौन से एरिया से रिप्रेजेंट कर रहा है, PA/BE से रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया PA/BE। और ये लॉस कैसे आया है, ये आया है TC माइनस TR से। तो अगर हमको TC बोला जाए तो यहां पे अगर आप देखो TC क्या है, तो TC आपका TC क्या आएगा, TC आएगा Q इंटू AC। तो Q तो आपका OQ हो गया ये, और AC तो AC इस बार देखो यहां तक जा रहा है, ये गुलाबी लाइन यहां तक, यानी कि BQ तक, OQ और BQ। तो यहां पे लिख दें OQ इंटू BQ। तो अब कौन सा एरिया बन गया, OQ BQ, मतलब रेक्टेंगल ये वाला। ये कौन सा रेक्टेंगल है, OQBA। तो ये हो गया आपका एरिया OQBA। ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया। अब जब आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है, TR होता है आपका प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस और AR सेम होता है ना। तो प्राइस आपका हो गया OP और क्वांटिटी आपका हो गया OQ। तो जब आप OP OQ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये है OP और ये है OQ। तो इससे रेक्टेंगल कौन सा बना, ये वाला बना, OPEQ। तो ये हो गया एरिया OPEQ। ये आपका आ गया टोटल रेवेन्यू। अब अगर आपको लॉस निकालना है तो इस वाली इक्वेशन के हिसाब से अगर आप चले तो एरिया OQBA माइनस एरिया OPEQ, जिसको अगर हम यहां पे प्लॉट करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें OQBA तो OQBA ये बड़ा वाला हो गया, और फिर हम बात करें OPEQ तो OPEQ ये छोटा वाला हो गया। इन दोनों को माइनस किया तो शेडेड रीजन में यही तो बचा। तो हमारा लॉस क्या बच गया, हमारा लॉस बच गया एरिया PABE। ये वर्किंग पूरी दिखानी है आपको। खैर तो देखो ये है कि इन द शॉर्ट रन प्रोड्यूसर विल कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड लॉस। अब एक लास्ट चीज देखो, XOY। अलग अलग प्राइस लेवल हम लोगों ने ले लिए, P0, P1, P2, P3, P4। या 4 वाला नहीं भी लो तो भी चल जाएगा, काम करो 4 वाला हटा दो। ये हो गया। तो ये आपका AR0 हो गया, AR1 हो गया, AR2 हो गया,
AR3 हो गया, तो AR इज इक्वल टू MR3, AR2 इज इक्वल टू MR2, AR1 इज इक्वल टू MR1, AR0 इज इक्वल टू MR0 इज इक्वल टू P0 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। ठीक है, फिर आपने बनाया, एक डिफरेंट कलर यूज कर लें, ये MC, और इस पे तीन जितने इक्विलिब्रियम पॉइंट आए, एक E0, E1, E2 और E3। ये बना लो, जरा ग्राफ साथ साथ बनाओ, तुम बता दे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे ग्राफ कुछ ज्यादा ही हवा में चला गया, उसको नीचे ले आते हैं। बड़ी मुसीबत है यार। अब इसके बाद देखो, आपको दो चीजें बनानी, AC और AVC। तो पहले AVC बनाते हैं यहां पे। तो AVC पता ना, जब आप AC ये होता है, AVC ये होता है, ठीक, और MC अगर बनाओगे, MC जो है दोनों के मिनिमम से गुजरना चाहिए। तो अब यहां पे हम लोग ने क्योंकि MC पहले बना दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, AVC ऐसे बना देंगे और AC भी ऐसे बना देंगे, मतलब उसके मिनिमम से गुजरे। ठीक है, तो पहले AVC बनाते हैं, तो यहीं पे ले लिया ये पॉइंट, और यहां से ऐसे ले गए AVC, और इसको ऐसे कर दिया जरा सा, और फिर गए ये ऊपर वाले पे E2 पे, यहां से ऐसे ले गए AC और इसको ऐसे कर दिया। अब जितने भी पॉइंट हम लोग के बने हैं उनसे ऐसे पॉइंट बना लो, Q0, Q1, Q2, Q3। अब इस ग्राफ को बनाने का पर्पस क्या है वो समझो। ये ग्राफ आपको बनाने को नहीं आएगा, लेकिन ये ग्राफ आगे इसमें मार्क करने को आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसमें आपको शट डाउन पॉइंट मार्क करना हो, तो शट डाउन पॉइंट हमने क्या बताया, जहां AR इज इक्वल टू AVC होता है। तो AR इज इक्वल टू AVC यहां पे है। तो ये जो E0 है यहां पे, E0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शट डाउन पॉइंट को। मतलब कि जब प्रोड्यूसर Q0 लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, तो वहां पे उसका जो है रेवेन्यू सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो रहा है, मतलब उसको लॉस हो रहा है जो कि फिक्स कॉस्ट के बराबर है। अगर काम बंद कर दे तो भी उतना लॉस है, और काम करने पे भी उतना लॉस है, तो ही मे और मे नॉट स्टॉप इज प्रोडक्शन। मतलब कहने का OQ0 इज द मिनिमम सप्लाई। ये जो OQ0 आई है ये मिनिमम सप्लाई आई है। क्यों मिनिमम सप्लाई, क्योंकि अगर उसने इससे क्वांटिटी कम करी, बात समझिए, अगर इससे क्वांटिटी कम हुई तो 100% उसका जो AR होगा, एनी आउटपुट एट एनी आउटपुट बिलो OQ0, आपका जो AR होगा वो लेस देन AVC हो जाएगा। क्योंकि देखो आपने ABC तो बना ही दिया है, अब इससे नीचे आने के लिए कंडीशन यही है कि आपका प्राइस और नीचे आए। ठीक है, प्राइस और नीचे आए, और प्राइस और MC जहां बराबर होंगे वहां कहीं पे एक और आउटपुट बनेगा। लेकिन AC देखो अब इसके बाद ऊपर ही गया है, AVC ऊपर ही गया है, मतलब अब AVC नीचे नहीं आ सकता है। तो OQ0 से आपने कुछ भी कम किया, ये याद रखिएगा, एनी आउटपुट बिलो OQ0 आपका AR इज इक्वल टू AVC हो जाएगा। मतलब यहां पे जो लॉस हो जाएगा वो मोर देन फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर उस केस में काम क्यों करेगा, क्योंकि उसका लॉस मोर देन फिक्स कॉस्ट हो जा रहा है। अगर ये एग्जांपल अगर याद हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने दिया था, ठीक है, कि ये कौन वाली सिचुएशन, OQ से अगर OQ0 से नीचे आया तो वो इस सिचुएशन पे आ जाएगा, इस सिचुएशन पे।
जहां पे AR उसका जो है ABC से कम हो जाएगा, तो उसको काम करने पे लॉस 13 का हो रहा है, तो वो काम बंद करके 10 रुपए का लॉस झेलेगा। काम करने पे 13 का लॉस हो, काम बंद करके 10 रुपए का लॉस झेलेगा। तो वही चीज यहां पे है। तो OQ0 उसका मिनिमम आउटपुट है, ये उसका क्या है, मिनिमम आउटपुट। तो ये मिनिमम सप्लाई बनती है। OQ0 क्या बनती है, मिनिमम सप्लाई। ये तुम्हारा बन गया शटडाउन पॉइंट। तो ये मार्क करने को आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान दो इस पे E1 पे, E1 क्या है, यहां पे AR इज इक्वल टू AC है, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जब पहली बार रेवेन्यू AR और AC बराबर होते हैं, फर्म अपनी कॉस्ट को कवर अप कर पाता है, मतलब पहली बार नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे आता है, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ये जो बताया ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो अब देखो ये आपकी मिनिमम, ये मिनिमम आउटपुट है। तो अगर आप इसको जोड़ते चलो तो एक चीज याद रखना कि जो मार्जिनल कर्व अबव मिनिमम ABC है, ये मार्जिनल कर्व जो होता है ये आपका शॉर्ट रन सप्लाई कर्व बनता है। क्या याद रखना है, लिख दे रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट यानी कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव मिनिमम ABC इज सप्लाई कर्व। ये चीज लिख लो। तो ये फर्म का सप्लाई कर्व बन जाता है शॉर्ट रन में। तो ऐसे ग्राफ आ सकता है जहां पे आपको मार्क करने को दे सकता है। तो ये आपका सप्लाई कर्व, अगर सब कुछ हटा दो तो E0, E1, E2, E3 को जोड़ के आपका सप्लाई कर्व बन जाता है। जो सप्लाई कर्व, ये प्राइस और क्वांटिटी। तो अगर आप इसको ग्राफ में दिखाओगे तो ग्राफ में ऐसे दिखेगा, P0, Q0, ये आपका E0, P1, Q1, ये आपका E1। तो इस तरीके से सप्लाई कर्व, ये जो मार्जिनल कॉस्ट है यही आपका क्या बन जाएगा। अगर हम सप्लाई ना लिख के उसको सॉरी मार्जिनल कॉस्ट ना लिख के सप्लाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे काम करते हैं, ये मार्जिनल कॉस्ट हटा के ये ऐसे सप्लाई कर्व बन जाएगा। तो ये वाला ग्राफ आपको बनाने को नहीं बोलेगा, इसमें लेबलिंग आ सकती है। तो ये है हमारा पूरा चैप्टर 11, इतना ही सा था। और अब यहां से हमारा मैक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर के तीनों ग्राफ एक बार फिर से बनाना, एक्सप्लेनेशन फिर से लिखना, ये जो वर्किंग है ये ग्राफ बना के उसको समझने की कोशिश करना। डाउट होता है पूछो, नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। तब तक पैकअप करते हैं।